दिवालिया हो चुके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के होम बायर्स के लिए राहत की खबर है। रेजोल्यूशन प्रक्रिया के दौरान अब सभी होम बायर्स के क्लेम को शामिल किया जा सकता है ताकि जिन्हें घर नहीं मिल सका उन्हें उनका पैसा वापस मिल सके। पूरी डिटेल्स लेते हैं इस पर संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, होम बायर्स का अटका पैसा उन्हें कैसे वापस मिल सकता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने उन्होंने होम बायर्स के हक में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने 3 अहम सुझाव दिए हैं, प्रपोजल दिया है। पहला ये कि जितने भी अलॉटीज हैं, होम बायर्स हैं, उनके सभी डिटेल को शामिल किया जाएगा रिजोल्यूशन प्रोसेस में, चाहे उन्होंने क्लेम किया भी हो या ना किया हो। दूसरा जो कहा है कि प्रोसेस में यानी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में उनको फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और तीसरा सबसे अहम उन्होंने कहा है कि ऐसे में जब लिक्विडेशन का प्रोसेस होता है तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, जो कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, उनको ये रीजन बताना पड़ेगा मैंडेटरीली कि वो लिक्विडेशन में क्यों जा रहे हैं, ताकि होम बायर्स को उनका घर मिल सके, लिक्विडेशन में प्रोजेक्ट न जाए। तो ऐसे में ये 3 अहम सुझाव दिए हैं और आने वाले दिनों में इसमें सहमति बनेगी और हो सकता है कि आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी जो कोड है उसके तहत जब रेजोल्यूशन हो तो होम बायर्स को ज्यादा प्राथमिकता मिले। अभी तक जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, बैंक्स हैं, उनको ज्यादा प्राथमिकता मिलती है, उनकी ज्यादा चलती है, लेकिन अब होम बायर्स के सभी डिटेल्स और क्लेम को भी इस रेजोल्यूशन प्रोसेस में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी पर। 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन एसआईआर के नाम पर साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं। लोगों को कॉल करके वोट काटने की धमकी देकर फ्रॉड किया जा रहा है। ऐसे में आप कैसे सावधानी बरतें, बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। इस वक्त 9 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर इलेक्शन कमीशन का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बहुत तेजी से चल रहा है। बूथ लेवल के अधिकारी लोगों के घर पर पहुंच रहे हैं, उनसे फॉर्म भरवा रहे हैं, लेकिन इस बीच इसको लेकर के साइबर फ्रॉड जो करने वाले हैं वो भी काफी तेजी से एक्टिव हो गए हैं। लोगों को फोन किया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि आप अपने दस्तावेज भेज दीजिए, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसके बाद ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगर आप ओटीपी देंगे तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि ये प्रोसेस मोबाइल के जरिए बिल्कुल नहीं की जा रही है। इसके अलावा लोगों के मोबाइल पर एसआईआर का एनुमरेशन फॉर्म भी भेजा जा रहा है, लेकिन वो फॉर्म एपीके फाइल हो सकता है। अगर आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आपका मोबाइल पूरी तरह से हैक हो जाएगा, आपकी सारी जानकारी जो साइबर फ्रॉड करने वाले हैं उनके पास पहुंच जाएगी और आपका बैंक अकाउंट भी इसके जरिए खाली हो सकता है। तो आपको इससे सावधान रहने की जरूरत है। बूथ लेवल के अधिकारी आपके घर पर आएंगे, बाकायदा आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे और उसकी रिसिप्ट भी आपको देंगे। आपको उसकी पूरी तरह से जांच करनी है कि ये सही अधिकारी आपके घर पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। आप उसकी आईडी भी चेक कर सकते हैं। तो आपकी कुछ सावधानियां आपको ठगे जाने से बचा सकती हैं। वही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की अपने वतन के लिए वापसी जारी है। बंगाल की सीमा पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का जमावड़ा है। देखिए न्यूज़ 18 इंडिया की ये रिपोर्ट। हम हकीमपुर चेक पोस्ट पे हैं, बशीरहाट की जो बॉर्डर एरिया है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक अजीब तस्वीर, ये तस्वीर सही में बहुत कुछ दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि जितने भी महिला यहाँ पे आए हैं वो पूरे अपने सामान बांध के यहाँ पे आए हैं। कोई डनलॉप, कोई बंगाल की बहुत सारी जगह जो 9-24 परगना है वहाँ से यहाँ पे आए हैं, और उनका ये कहना है कि वो वापस जाना चाहते हैं। वो लोग बांग्लादेशी हैं और वो वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। কত বছর আগে করতে করতে আমাদের 3-4 বছর এরকম 3-4 বছর। তো এখন কি এটা কেন ফিরে যাচ্ছে? এসআইআর এর জন্য? হ্যাঁ, আমাদের ডকুমেন্টস নেই, সেই কারণেই ফিরে যাচ্ছে। ডকুমেন্টস কি নাম দিদি তোমার? আমার নাম ফাতেমা। তোমার বাড়ি কোথায় বাংলাদেশে? আমাদের শ্যামনগর থানা। আর এখানে কোথায় থাকছিলে? এখানে থাকি নইহাটিতে। হ্যাঁ, নইহাটিতে। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के 14 सवालों के रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है। हालांकि गवर्नर बिलों पर अनिश्चित काल के लिए नहीं बैठ सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स दे रहे असीम मनचंदा।
तमिलनाडु सरकार ने कुछ बिलों को पारित किया था, लेकिन तमिलनाडु के गवर्नर ने इनको मंजूरी नहीं दी थी और इनको होल्ड पे रख लिया था। इस मामले को लेकर के तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राष्ट्रपति और राज्यपाल बिलों को होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। अगर 3 महीने के अंदर मंजूरी नहीं मिलती है तो बिलों को ऑटोमेटिकली पारित मान लिया जाएगा। इसके बाद जो राष्ट्रपति है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट को 14 सवालों का रेफरेंस भेजा और कहा कि इसमें राष्ट्रपति के अधिकार क्या क्या है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सलाह राष्ट्रपति को दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय नहीं कर सकता है और बिलों को ऑटोमेटिकली पारित नहीं माना जा सकता है। महज कुछ ऐसे चुनिंदा मामले हैं जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड रिव्यू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि उन बिलों को मंजूरी दे, लेकिन बिलों को ऑटोमेटिकली पारित नहीं माना जाएगा और ना ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई समय सीमा तय कर सकता है। अब बात बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण की। आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की नई सरकार मंत्रियों ने पटना के गांधी मैदान में शपथ ली। इसी के साथ नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले देश के इकलौते नेता बने हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कुल 27 मंत्रियों को शपथ दिलाई है। इसमें सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा 2 उप मुख्यमंत्री भी शामिल है। महिला वोटों के समर्थन से बनी नई सरकार में 3 महिलाओं को कैबिनेट में जगह मिली है। मंत्रिमंडल में बीजेपी के कोटे से 14, जेडीयू से 9, एलजेपी रामविलास से 2 और हम और आरएलएम से 1 सदस्य को जगह मिली है। जातिगत समीकरण देखें तो अगड़ों को 8, पिछड़ों को और अति पिछड़ों को मिलाकर 13, दलितों को 5 और मुस्लिम को 1 सीट मिली है। शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और कई एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करके नीतीश कुमार को बधाई दी और कहा है कि ये एक शानदार टीम है जिसमें समर्पित नेता है जो बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उनके लिए शुभकामना देता हूं। नीतीश कुमार के बेटे और जेडीयू नेता निशांत कुमार ने कहा है कि बिहार में एनडीए की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के प्रति विश्वास है। ये सरकार बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। 1.5 साल में उन्होंने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी काफ़ी सौगात दिया बिहार को। पिताजी तो 20 साल से दे ही रहे हैं। पहले भी उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए किया है। तो हम लोग का सम्मिलित योगदान है। भाजपा हो, उनके नेता कार्यकर्ता हों, हमारे जदयू हों और भी चिराग पासवान जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा मांझी अंकल की पार्टी, सबका योगदान है। सबने मेहनत किया, काम किया। हमने जनता तक अपने नीतियों को पहुंचाया। उसी का फल है, 20 साल की मेहनत का फल है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में जनता ने खुलकर आशीर्वाद दिया है और अब बंगाल की बारी है। बिहार में सरकार बनी है। बिहार की जनता को धन्यवाद। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया है और जितनी हमें वोट मिला है, भारी बहुमत, उतनी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। अब एक ही है, बिहार की जीत हमारी है, अगली बारी बंगाल की है। एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने भी कहा है कि सरकार बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ काम करेगी। उन्होंने इस मौके पर अपने स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान को भी याद किया। और यकीनन मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का काम मेरी ये सरकार करेगी। पार्टी के लिए भी एक बड़ी जीत है। जिस तरीके से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते थे, आज कहीं ना कहीं पार्टी वहां पर पहुंची है। मैं मानता हूं कि वो जहां कहीं भी होंगे, उनका भी आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा होगा। इसी पर आज आवाज अड्डा में भी हम करेंगे चर्चा। क्या बिहार की गाड़ी तेज विकास की पटरी पर दौड़ेगी? इसी पर होगी चर्चा। नीतीश 10वीं बार कैसे दौड़ेगा बिहार? हमारे साथ होंगे खास मेहमान, बिहार पूर्व मुख्य सचिव मुरारी लाल मीणा, इंडस्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन KPAS केसरी, एंजल इन्वेस्टर अरविंद झा, आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। तो जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर।
प्री बजट कंसल्टेशन में आज पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। उन्होंने वित्त मंत्री से पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी को इंडस्ट्री स्टेटस देने की मांग दोहराई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के प्रतिनिधियों ने क्या डिमांड रखी है? जी, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े जो तमाम संगठन हैं, चाहे वो फेथ हो या आइटो हो या फिर FHRAI हो, इस तरह के संगठन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो इस बैठक में शामिल हुए। साथ ही जो तमाम कंपनियां हैं, मेक माई ट्रिप, एयरबीएनबी, इस तरह की जो कंपनियां हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल हुए। और बाद में उनसे जो हमसे बात की तो उन्होंने कहा कि काफी सकारात्मक ये बातचीत रही है और उम्मीद है कि वित्त मंत्री अपने बजट में इसमें से काफी कुछ शामिल करेंगी। जो मुख्य मांग रही है इंडस्ट्री की तरफ से, लॉन्ग पेंडिंग मांग है, वो पहला था कि इस सेक्टर को, टूरिज्म को, हॉस्पिटैलिटी को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए ताकि जो फाइनेंसिंग है वो आसान की जाए। साथ ही एक चिंता जताई गई कि जो आसपास के देश हैं, चाहे वो वियतनाम हो, कंबोडिया हो, यहाँ टूरिज्म भारत के मुकाबले बहुत ज्यादा तेजी से डेवलप कर रहा है, तो एक तरह के ग्लोबल कैंपेन की जरूरत महसूस की गई भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। GST से जुड़ा भी एक मुद्दा था, खासतौर पर जो 7,500 से कम के जो रूम होते हैं उन पर एक क्लैरिटी की मांग की गई। हालांकि ये मुद्दा जो है वो GST काउंसिल को लेकर है, लेकिन सरकार के संज्ञान में इसे इंडस्ट्री की तरफ से डाला गया। और साथ ही एक जो और फोकस था वो था मेडिकल टूरिज्म को लेकर। इसमें कई सारे जो हेल्थ केयर कंपनीज हैं, चाहे वो मैक्स हेल्थ केयर हो या फिर अपोलो हॉस्पिटल्स हो, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल हुए और एक तरह की फोकस की जरूरत महसूस की गई बजट में, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर इस सेक्टर में डेवलप किया जा सके। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी पर। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार बढ़त पर बंद हुआ है। सेंसेक्स निफ्टी ने बढ़त के साथ क्लोजिंग ली, तो वहीं निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप इंडेक्स ऊपरी स्तर से थोड़ा फिसल गया। कैसे रहा है आज के बाजार का कारोबार, बता रही है कंचन नौटियाल। कंचन, बताइए कैसे रहा बाजार का हाल? तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन, शानदार सेशन, शानदार ट्रेडिंग सेशन आज के सत्र में हमें देखने को मिला है। डेफिनेटली केवल 50 पॉइंट्स निफ्टी दूर था अपने जो 52 हफ्ते का हाई है उसको टच करने से। आखिरी के कुछ मिनटों में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखने को मिली है, लेकिन शानदार मूव्स हमें आज के सत्र में देखने को मिले हैं। निफ्टी करीब 26,190 के पास जाके क्लोज हुआ है। सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, साथ साथ मिड कैप में भी अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली है। हालांकि अपने हाई लेवल से थोड़ा सा ये करेक्ट हुआ था। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करी जाए तो डिफेंस सेक्टर, साथ ही साथ इस टाइम पे अगर बात करी जाए IT पैक की, तो यहाँ पे अच्छा खासा रुझान जो है आज के कारोबारी दिन में दिखाई दिया है। बैंकिंग सेक्टर्स में अच्छा खासा रुझान बना हुआ था। मिड कैप इंडेक्स भी, ब्रॉडर मार्केट भी इस टाइम पे आउटशाइन करते हुए नजर आए हैं। अब बात करते हैं कि इस टाइम पे स्टॉक स्पेसिफिक कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जहां से एक अच्छा खासा जो सपोर्ट है वो आती हुई दिखाई दी है। निफ्टी में आयशा मोटर शानदार मूव, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में देखी गई है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो एशियन पेंट, साथ ही साथ HCL टेक, टाइटन और हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कि FMCG पैक में थोड़ा सा जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ नजर आया है। ब्रॉडर मार्केट की बात कर ली जाए कि वहां से किन को सपोर्ट मिला है, M&M फाइनेंशियल, कमिंस, SRF और साथ में टाटा कम्युनिकेशन में शानदार इजाफा आज के सत्र में देखा गया है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो वोडाफोन आइडिया यहाँ पे करीब 5% का हमें दबाव जो है वो देखने को मिला। बायोकॉन नंबर्स के ब्रोकरेज के व्यू के बाद यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। डिलीवरी 2.5% कमजोर और साथ में ऑरबिंदो फार्मा भी करीब 2.25% की गिरावट आज के सत्र में देखी गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग काफी ज्यादा ट्रेडिंग सेशन था आज का। ऐसा लग रहा था कि बस निफ्टी अपने हाई को छूने ही वाला, लेकिन कुछ अंकों की दूरी थी जिसको वो पार नहीं कर पाए, बट ओवरऑल मार्केट अच्छा रहा। साथ ही बाजार नई हाई की तैयारी कर रहा है, लेकिन बाजार की तेजी को FIS से खास रिपोर्ट नहीं मिल रही है। FIS ने इस महीने अब तक 12,360 करोड़ की बिकवाली की है। बाजार और सेक्टर्स पर FIS के रुख की ज्यादा डिटेल्स बता रही है कंचन नौटियाल। अगर हम फर्स्ट हाफ देखें नवंबर में, यानी कि 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर का डेटा देखें, तो यहाँ पे जो FIs हैं थोड़े रूठे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो बिकवाली का ट्रेंड है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इन्होंने कल तक का अगर डेटा देखा जाए तो टोटल 12,360 करोड़ की जो है वो सेलिंग की है। इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है वो मैं चार्ट्स आपके सामने लेके आऊंगी, लेकिन जहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई है पहले मैं वो बता देती हूँ। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर ऐसा है जो इस टाइम पे FIs को काफी ज्यादा पसंद आया है और यहाँ पे जो ट्रेंड दिखाई
दिखाई दे रहा है, काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड में है। इनफैक्ट अगर कैपिटल गुड्स की बात करी जाए, कंस्ट्रक्शन की बात करी जाए और केमिकल की बात करी जाए, तो यहाँ पे भी जो एक रिकवरी है एज कंपेयर टू अक्टूबर के सेकेंड हाफ से, तो रिकवरी की जो है वो देखी गई है। इनफैक्ट अगर बात करें ऑयल एंड गैस और फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो यहाँ पे एक फ्लिप साइड देखने को मिली, यहाँ पे एक मेजर डिक्लाइन आया है। मैं डायरेक्टली ट्रेंड आपके सामने लेके आती हूँ। सबसे पहले पॉजिटिव ट्रेंड की बात करी जाए तो टेलीकम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने मेंशन भी किया, अक्टूबर के सेकेंड हाफ में 235 करोड़ की खरीदारी थी, लेकिन ये बढ़ के हो गई है करीबन 1060 करोड़ की। वहीं कैपिटल गुड्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आपको स्क्रीन पे देखिए पॉजिटिव साइड में ही जाता हुआ दिखाई दिया है। कंस्ट्रक्शन में जो बिकवाली 135 करोड़ की थी सेकेंड हाफ में अक्टूबर के, वो अब कम होती हुई नजर आई है, इसलिए हमने इसे पॉजिटिव ट्रेंड में रखा है। और यही कुछ आपको जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा। ऑटोमोबाइल में भी जो बिकवाली है कम हुई है, केमिकल्स में बिकवाली कम हुई है, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी जो बिकवाली है वो हमें कम होती हुई दिखाई दी है। अब बात करते हैं कि जो ट्रेंड नेगेटिव है वो कौन से सेक्टर्स में जाता हुआ दिखाई दिया है। ऑयल एंड गैस में आप देखिए अक्टूबर के सेकेंड हाफ में अच्छा खासा एफआईएस का रुझान था, 907 करोड़ की खरीदारी की गई थी, लेकिन खरीदारी यहां पे कम होती हुई दिखाई दी, और यही कुछ स्ट्रक्चर आपको यहां पे भी आता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियल सर्विस में तो देखिए 560 करोड़ की खरीदारी थी, वो डायरेक्टली अब बिकवाली में आ गई 230 करोड़ की। इसी तरीके से ये बाकी के सेक्टर्स भी हैं जहां पे जो रुझान है वो हमें नेगेटिव साइड में जाता हुआ दिखाई दिया है। आईटी यहाँ पे सबसे बड़ा लगाड़ बना हुआ है, हेल्थ केयर, एफएमसीजी और कंज्यूमर सर्विसेज में भी यहाँ पे जो बिकवाली का ट्रेंड है वो बना हुआ। तो डेफिनेटली 15 तारीख तक तो बिकवाली हमने देखी है, लेकिन कल के नंबर से थोड़ा सा लगा है कि वापस से एफआईएस की वापसी हो रही है। इसी के साथ भारत में तो लग्जरी प्रॉपर्टी की जोरदार डिमांड है ही, लेकिन हर घर खरीदार भारत के बाहर भी तेजी से इन्वेस्ट कर रहा है। दुबई, जहां पर प्रॉपर्टी खरीदने में भारतीय पहले नंबर पर है, खरीदारों को लुभाने के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है दमाक आइलैंड 2, जिसे दुबई में जोर शोर से लॉन्च किया गया। लॉन्च को खास बनाया बॉलीवुड एक्टर रणबीर और आलिया की जोड़ी ने। भारत में लग्जरी प्रॉपर्टी की अच्छी खासी डिमांड को देखकर अब दुबई की रियल एस्टेट कंपनियां भी भारतीय ग्राहकों को लुभाने की तैयारी में हैं, और इसीलिए दुबई में लॉन्च हुए दमाक आइलैंड 2 प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। दुबई के कोका कोला अरीना में एक भव्य समारोह में दमाक प्रॉपर्टीज ने लॉन्च किया अपना नया प्रोजेक्ट दमाक आइलैंड 2। लॉन्च पर मौजूद रहे प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर रणबीर और आलिया। ट्रॉपिकल आइलैंड थीम से इंस्पायर्ड ये कम्युनिटी लिविंग प्रोजेक्ट क्रिस्टल लगून्स, फ्लोटिंग डेक्स, ओपन एयर स्पा और लश लैंडस्केप से भरपूर होगा। इस प्रोजेक्ट में 203 स्क्वायर मीटर के 4 बेडरूम टाउन हाउस से लेकर 583 स्क्वायर मीटर के 6 बेडरूम विला तक का ऑप्शन मौजूद है। कीमत शुरू होती है 27 लाख दिरहम यानी करीब 6.5 करोड़ रुपए से। We have 4 bedrooms starting at 2.75 million dirhams, and so that's a very sweet kind of ticket price for townhouses today in the market. पिछले साल ही कंपनी ने दमाक आइलैंड 1 लॉन्च किया था, जिसमें 24 घंटे के अंदर ही 10 अरब दिरहम की बिक्री हो गई थी, जिसके चलते दमाक प्रॉपर्टीज का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। साथ ही भारत जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के लिहाज से कंपनियों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन बनते जा रहा है। इसी क्रम में दुबई की जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी दमाक ने भी आज दिल्ली एनसीआर में अपना ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर लॉन्च किया है। कंपनी के मुताबिक दिसंबर 2026 तक 350 से 450 कर्मचारियों की हायरिंग करने का प्लान है। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया शिरीन सिंघल ने कहा है कि दमाक शेयर सर्विसेज के जरिए ग्लोबल क्लाइंट्स को सेवाएं दी जाएंगी। जो हमारे डमैक के लीडर्स हैं, जो 25 साल 30 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात की गई और उन्होंने कहा कि ऑपरेशंस अब एक ऐसी मैच्योरिटी पे आ चुका है कि अब उस ऑपरेशंस को एक अच्छी जगह पे कॉन्टिन्यूटी ऑफ टैलेंट के साथ काम करना चाहिए। इसलिए इंडिया को एक्सप्लोर किया गया। टैलेंट को वहां से दुबई लेके आना, 40% लोग हमारी कंपनी में इंडियंस हैं, उनको वहां से दुबई लेके आने से अच्छा है हम यहाँ पे अपनी प्रेजेंस बनाएं। इसलिए ये विजन बनाया गया। अभी ये 350 लोगों का हेडकाउंट हमने सोचा है, जो कि 2026 दिसंबर तक होगा, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे स्केल बढ़ता जाएगा, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, रियल एस्टेट और इनेबलिंग एरियाज जैसे ऑडिट, इन सब का भी स्कोप यहाँ पे बढ़ता जाएगा। अगली खबर पर बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में ई वेस्ट से बनी चीजें लोगों का ध्यान खींच रही है। कैसे बनी है ये ई वेस्ट से बनी चीजें आकर्षण का केंद्र, बता रहे संवाददाता रोहन सिंह।
मैम ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि लैपटॉप हो या फिर टैब हो, इसको आप लोगों ने रिसाइकिल किया है, कुछ प्रोडक्ट्स भी आप दिखा रहे हैं, थोड़ा बताएंगे ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, कितना बड़ा खतरा है ई वेस्ट का? ई वेस्ट में सर देखा जाए बहुत ज्यादा क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं, प्रीशियस मेटल्स भी होते हैं और उसमें हैजार्डस एलिमेंट्स भी होते हैं, लीड होता है। तो वो अगर सॉइल के साथ या वाटर के साथ अगर चला जाता है तो वो सॉइल अपना अर्थ को भी हैम्पर करता है और वो हमारे एनवायरमेंट को भी हैम्पर करता है। तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको अर्बन माइनिंग भी कहा जाता है, सो दैट इंस्टेड ऑफ डिगिंग द माइन हम इसको इधर से ही रिसाइकल करके उससे हम रीयूज कर सकते हैं, फिर से पीसीबीज या कोई भी रीयूज की कुछ चीजें हमें यहाँ देखने को मिल रही है। एल्युमिनियम मोबाइल स्टैंड और 150 रुपए का है ये, और ये की चेन है। ये कैसे बनाया मैम? ये हैंडमेड है, शीट को कट करके हैंडमेड उसको पॉलिशिंग किया है, उसको एनाडाइजिंग भी किया है, सो दैट इसका केमिकल नॉन केमिकल रिएक्शन चला जाए इसका, और उसके साथ ही ये स्क्रैच रेजिस्टेंस होता है। ये ई वेस्ट से बनाया हुआ है, ये लेडी है, ये पूरा अगर इसको हम रिसाइकल करते हैं तो इसमें हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज द बेबी वी आर रिप्रेजेंटिंग हियर, विच इज मेड विथ कलर्स विच आर कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड पैलेडियम। ये कॉपर वायर्स है, यस। सो ये हमें मिलेगा और हम ये रीयूज कर सकते हैं किसी भी जो उसकी प्योरिटी भी होती है, दैट इज ऑल्सो नॉट वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग। सो वो हम कहीं पे भी जहाँ पे भी एप्लीकेबल है हम उसको इकोनॉमी का पार्ट बना के सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट बनाते हैं। एक हम देख रहे हैं यहाँ ई वेस्ट मॉडल एलिफेंट भी यहाँ पे है। Yes, this is representing how big this problem is, and day by day as we are growing, the problem is also growing if we are not paying attention on it. ई वेस्ट की जो समस्या है वो काफी बड़ी है। ई वेस्ट खतरनाक भी हो सकता है, उसमें कई सारे प्रेशियस मेटल भी हो सकते हैं। उसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के इस पेविलियन में देखने को हमें मिल रही है। रोहन सिंह, दिल्ली। बेंगलुरु में फिल्म स्पेशल 26 की स्टाइल में एक लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। बेंगलुरु में फर्जी आरबीआई अधिकारी बनकर कुछ बदमाशों ने एक एटीएम कैश वैन रुकवा ली, जिसके बाद कागज जांच करने के नाम पर 7 करोड़ 11 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। इस घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बेंगलुरु में दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में 7 करोड़ 11 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। कर्नाटक की राजधानी में हुई इस वारदात ने पूरे शहर को दहला दिया। लूट की इस वारदात को बिल्कुल उसी स्टाइल में अंजाम दिया गया जैसे फिल्म स्पेशल 26 में दिखाया गया था। लुटेरों ने फिल्मी स्क्रिप्ट को बेंगलुरु की सड़क पर दिन दहाड़े अंजाम दे दिया। लूट की इस वारदात का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें दिन दहाड़े एटीएम कैश वैन सड़क से गुजरती दिखी। ठीक उसके 5 सेकंड बाद लुटेरों की इनोवा कार उनका पीछा करती नजर आई। इसके कुछ ही पल बाद लुटेरों ने कैश वैन को साउथ एंड सर्कल के पास जयदेव डेयरी सर्कल पर रोक लिया। कैश वैन का स्टाफ कुछ समझ पाता, इससे पहले इनोवा में सवार 7-8 लुटेरों ने फिल्मी स्टाइल में खुद को भारतीय रिजर्व बैंक का अधिकारी बताया और दस्तावेज चेक करने का बहाना किया। इस दौरान जब ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड ने शक जताया तो हथियार दिखाकर कैश वैन पर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद लुटेरे कैश वैन को डेयरी सर्कल तक ले गए और फ्लाईओवर पर खड़ी करके पूरी रकम अपनी इनोवा में शिफ्ट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक लुटेरों की इनोवा कार पर लगा नंबर फर्जी निकला जो असल में एक स्विफ्ट कार का था। पुलिस को शक है कि लुटेरों का ये गैंग तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश भागा होगा। पुलिस के मुताबिक एटीएम की एक कैश वैन जेबी नगर के एक प्राइवेट बैंक के ब्रांच से एटीएम से कैश ले जा रही थी। दिन दहाड़े इस तरह की हाई प्रोफाइल लूट ने बेंगलुरु में कैश वैन की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। सरकारी अधिकारियों के वेश में लुटेरों का इस तरह से वारदात को अंजाम देना पुलिस के लिए भी चुनौती बन रहा है। इन सब के बीच पुलिस इस मामले को एक इनसाइड टिप ऑफ की आशंका से भी जोड़कर देख रही है, क्योंकि वारदात का टाइम, लोकेशन और मूवमेंट सब कुछ सही समय पर था। फिलहाल 7 करोड़ 11 लाख रुपए और स्पेशल 26 स्टाइल गैंग अभी तक फरार। अब एक नजर आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक पर। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की संपत्ति को लेकर बड़ी अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाएं अपनी वसीयत जरूर बनाएं। तो क्यों जरूरी है वसीयत बनाना और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर आज शाम 5:57 पर करेंगे चर्चा, सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में।
जम्मू में कश्मीर टाइम्स अखबार के दफ्तर पर एसआईए यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापा मारा है। सूत्रों के मुताबिक एसआईए को दफ्तर से AK-47 राइफल के कारतूस और ग्रेनेड लिवर मिले हैं। ऐसे हथियार एक मीडिया ऑफिस में कैसे पहुंचे, इसी सवाल ने माहौल गर्म कर दिया है। एसआईए की ये कार्रवाई इस मुकदमे से जुड़ी है जिसमें अखबार और उसके प्रमोटर्स पर देश की संप्रभुता के खिलाफ सामग्री प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया है। इसी केस में आज दफ्तर की गहन तलाशी भी की गई है। कंप्यूटर्स, दस्तावेज और पूरे परिसर की जांच की गई, जिसके बाद हथियार मिलने की जानकारी सामने आई है। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर।